हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई है ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे जो बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रोबेशनरी इंजीनियर्स के लिए जो पोस्ट निकाली थी उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए। जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, तो आई होप आप सभी ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया होगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई है क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज, आई होप आप में से काफी लोगों ने इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होगी। जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं की है तो वो इस लेक्चर को देख सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये यूजफुल होगा। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ यानी कि 1.5 से 2 महीने हैं इस एग्जाम के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो सबसे पहली बात, जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपके माइंड में ये आता है कि इसके लिए पढ़ना क्या है, यानी कि सिंपल सी बात सिलेबस क्या होगा। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बीईएल ने ऑफिशियली कोई भी सिलेबस अनाउंस नहीं किया है, तो ये आप इस बात को ध्यान में रखें। जब उन्होंने सिर्फ एक नोटिस जारी किया है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो रिटन टेस्ट है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन जो हैं वो आपकी जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन या स्पेशलाइजेशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सिविल और मैकेनिकल, उनके जो बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरा होगा जनरल एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपका जो पेपर होगा उसमें आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल पोर्शन दोनों होगा। अब इनसे हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि अगर सिलेबस नहीं दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड सिलेबस जो आज की डेट में माना जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें, वो है आपका गेट। ठीक है, तो आप जो गेट आपका एग्जाम है उसको आप उसके सिलेबस को आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो अभी तक उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एक तो चीज ये है। दूसरा ये कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली आपके सिर्फ गेट में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आप जो भी आप ब्रांच से आते हैं तो आपको पता है कि ये सिर्फ स्पेशली गेट में ही पूछे जाते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को या उन सब्जेक्ट्स को भी स्किप कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सभी पीएसयूज में, चाहे हम जेई लेवल की बात करें, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी में कॉमन होते हैं, तो मेन फोकस आप उन पर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप इसको मान सकते हैं। जस्ट मेरी ये एक व्यू है, आप इस पर विचार कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो इसके बारे में भी बीएल ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चंस इसमें होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और टाइम जो है वो आपका है 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। और वो 150 क्वेश्चंस क्या हैं आपके कि 100 उसमें टेक्निकल पोर्शन होगा, जिस स्ट्रीम से भी आप आते हैं उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उनसे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। और जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो एप्टीट्यूड में आपका जीके, जिसमें स्टैटिक जीके आ गई, करंट अफेयर्स, और उसी के साथ साथ इंग्लिश इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें। उसके बाद में क्वांट भी इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन पोर्शंस को भी आपको इक्वली ध्यान देना है। टेक्निकल के साथ साथ आपको एप्टीट्यूड पोर्शन को भी ध्यान से समझना है। अब अगर आप देखेंगे तो लगभग आपके 150 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट हैं, तो यहां पर आप एक बात तो कंक्लूड कर सकते हैं कि भले ही इसका सिलेबस जो है वो एज पर गेट हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या गेट के लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका जवाब है नहीं। हाँ, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जरूर आ सकती है कि जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी टॉपिक से वो इसमें जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि गेट के लेवल के आपकी टफनेस होगी नहीं, मतलब इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होंगे, तो आई होप कि इतने आपको मुश्किल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल आपको पेपर मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और बात जो माइंड में आती है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस पर भी बीएल ने कुछ नहीं बताया है। तो लास्ट जो पेपर्स हैं आई थिंक उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, तो आप इस पोर्शन को माइंड से निकाल दीजिए कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। होगी तो वो सबके लिए होगी, नहीं होगी तो वो आपके लिए भी नहीं होगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो ऑलमोस्ट सिलेबस क्या हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे हम इसके बारे में और कुछ देखेंगे।
तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है कि आपकी बुक्स क्या होनी चाहिए। इन पर कई लोग आपके क्वेश्चंस करते हैं, और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बुक्स की बात कर लेते हैं। तो बुक्स, अगर आप हमारे इस चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, तो कोई भी आपका टेक्निकल एग्जाम आता है तो उससे पहले मैं आपसे यही कहता हूं कि सबसे बेस्ट बुक जो आपके लिए हो सकती है वो वे बुक्स हैं जो आपने बीटेक में अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ी है। उनसे बेस्ट बुक आपके लिए कोई नहीं हो सकती। आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने वाले हो, चाहे आप ईएस के लिए कर रहे हो, गेट के लिए कर रहे हो, किसी स्पेशली पीएसयू के लिए कर रहे हो, चाहे जेईई लेवल के एग्जाम के लिए कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट बुक जो है वो बीटेक की आपकी टेक्स्ट बुक है। ये क्यों है? क्योंकि इनसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे इनसे। और जब आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं तो उनसे आपके सारे पेपर बनते हैं, ये आप समझ लीजिए। सिंपल सी बात करें, अगर हम टेस्ट सीरीज, कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अगर टेस्ट सीरीज में आपको कोई क्वेश्चन अलग आ गया तो आप घूम जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर कोई आपने एमसीक्यू, जो स्पेशली बुक होती है जिसमें सारे एमसीक्यूज ही होते हैं, वो ले ली, तो आप सिवाय रटने के उसमें और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इन बुक्स को, यानी कि जिसमें एमसीक्यूज है, उनको आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेरी प्रेफरेंस है वो ये है कि जो आपकी बीटेक की टेक्स्ट बुक है उनको आप स्टडी कीजिए और उनको आप प्लान के अकॉर्डिंग पढ़िए। यानी कि जो टॉपिक्स हम आगे पढ़ेंगे, कि अगर जो पोर्शंस आपका उम्मीद है कि ज्यादा आ सकता है तो उसको आप पहले फिनिश कर लीजिए। और एज अ लास्ट रिजल्ट, अगर आप अभी तक आपने बीटेक की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है तो लास्ट रिजल्ट हो सकता है कि आप एमसीक्यूज की कोई बुक खरीद लें और उसको आप पढ़ ले। ठीक है, लास्ट रिजल्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। उससे ना सिर्फ आपका ये बीईएल के लिए प्रिपेयर होगा, बल्कि गेट वगैरह जितने एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी आपके आसानी से कवर किए जा सकते हैं। तो ये तो रही हमारे टेक्निकल पोर्शन की बात। अब हम बात करते हैं कि नॉन टेक के लिए कौन सी बुक लें। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बात कर सकते हैं और सभी के लिए कॉमन है। तो इसमें एक बात यही आती है कि इसमें भी एक तो यह है कि इसमें एक तरीके से रटना ही है आपको। ठीक है, रटना भी कोई इस तरीके से नहीं है जैसे तोता रटता है। सिंपल सी बात यह है, इसमें आपको समझ के रटना है। जैसे कि अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके के लिए आप 2-3 बुक्स काफी अच्छी मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है, एक मेड इजी पब्लिकेशन की आती है जर्नल स्टडीज की, वो आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी जो ल्यूसेंट है उसको आप परचेज कर सकते हैं। एक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है जर्नल स्टडीज के लिए। तो स्टैटिक जीके के लिए आप इन 3 बुक में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, सभी अच्छी हैं। उसके बाद अगर हम वर्बल, नॉन वर्बल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह की बात करें तो इसमें आरएस अग्रवाल जो है वो सबसे बेस्ट नाम निकल के आता है, जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल हैं। काफी क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, इससे आप वर्बल एंड नॉन वर्बल काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो क्वांट है, तो मेथड्स तो आप इसके फॉलो ना करें क्योंकि काफी ज्यादा पुराने मेथड्स हैं, लेकिन क्वेश्चंस आप इससे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ हम बात करते हैं अब करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है? करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी आपका रेप्यूटेड जो पब्लिशर है वो अपनी वीकली या फिर मंथली एक मैगजीन पब्लिश करते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वहां से आपको काफी कम टाइम में और काफी जल्दी ये जो पोर्शन है करंट अफेयर्स का ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप कोई भी पब्लिशर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, वहां से आपको वो चीजें मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से जिन चीजों पे आपको मेन फोकस करना चाहिए वो है आईटी से रिलेटेड, यानी कि दूरसंचार मंत्रालय से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस या जो भी कोई घटनाएं घटी हो उन पे आप मेन फोकस करें। कौन सीईओ था, कौन अभी उसके करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सब पढ़ लें। उसी के साथ साथ क्या क्या टाइप्स हुए हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लें तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी स्कीम्स क्या क्या लॉन्च हो रही हैं, तो एक स्कीम्स पर भी फोकस करें। तो ये 2 टॉपिक जो है ये तो आपको इम्पोर्टेंटली कवर करनी है। उसी के साथ साथ आईटी से रिलेटेड आप जो वर्ल्ड वाइड हमारे जो भी संधियां हो रही हैं, टाइप्स हो रहे हैं दूसरे जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, उनको भी आप ध्यान में रख के पढ़ें। ठीक है, तो करंट अफेयर में थोड़ा सा इन पे ज्यादा फोकस करें। बाकी इन बुक्स को, इन जो मैगजीन्स को आप पढ़ेंगे तो आपका ये पोर्शन भी काफी आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। ठीक है,
तो इंग्लिश में आप क्या करें, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेपोजिशन, इसको तो नहीं छोड़ना है आपको, ये कोई भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। दूसरा स्पेलिंग्स वगैरह पे, करेक्ट स्पेलिंग वगैरह पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में एक आता है नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको आप कवर कीजिए। एक है आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसको कीजिए। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो काफी अच्छे से आप इंग्लिश का पोर्शन एटलीस्ट कवर कर सकते हैं। कुछ बुक्स अगर इससे रिलेटेड होंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपने 10th वगैरह में पढ़ी होंगी, तो उनको से भी आप इन पोर्शंस को कवर कर सकते हैं। तो आई होप जो टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल में कुछ हमारी बुक्स वगैरह या हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप इसको फॉलो करेंगे तो आई होप काफी अच्छा आप एग्जाम में कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज आती है स्ट्रेटेजी। ठीक है, सब कुछ आपने पढ़ लिया, अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी की जब भी बात आती है तो लोग काफी कुछ लोगों को सुनने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या कुछ हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए। हालांकि इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। ठीक है, इसका जवाब सबसे इंपॉर्टेंट आप ही के पास है कि स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको कह दूं आपको 12 से 14 घंटे या 10 से 12 घंटे पढ़ना है, लेकिन आप इस कैपेबल इतना नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी अल्टीमेटली फेल हो जाएगी। तो इसका बेस्ट आंसर है कि ये आप खुद डिजाइन करेंगे स्ट्रेटेजी, क्योंकि आई होप कि आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आप अल्टीमेटली अपने आप से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कुछ लोग एक ही टॉपिक्स को 3 से 4 घंटे 2 से 3 घंटे में कवर कर लेते हैं, कुछ को वो 10 से 12 घंटे में लग जाती है। तो ये चीज आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। हाँ, कुछ चीजें जो हैं जो सब में कॉमन होंगी वो ये है कि हार्ड वर्क सभी को करना पड़ेगा, और वो हार्ड वर्क आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करते हैं। अल्टीमेटली आप जानते हैं कि आज के दौर में आप कोई भी एग्जाम उठा लें, बिना हार्ड वर्क के आप कोई भी एग्जाम आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। तो इस चीज पे ध्यान रखिए, जितना भी टाइम आप डेडिकेशन के साथ दे सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ना सिर्फ बेल के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए दे सकते हैं, वो ही आपके काम आने वाला है। तो दिमाग में हार्डवर्क जरूर रख लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज मैं आपसे कह सकता हूं वो है फोकस रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आज आपने बेल की स्टार्ट करी, एक हफ्ता इसको पढ़ा, उसके बाद अल्टीमेटली कोई बैंक की जॉब आ गई, कोई एसएससी का कोई नोटिफिकेशन आ गया, आपने इनको छोड़ा और इन पे आ गए, तो ये फोकस जो है आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ना तो आप इधर जा पाएंगे ना इधर जा पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस होके आपको एक प्लानिंग बनानी है कि आपको अगले 2 महीने किस चीज पर काम करना है। ठीक है, आप बीएल के लिए देना चाहते हैं या फिर और नॉन टेक जो आपके एग्जाम है उनके लिए देना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क, और उसके बाद है आपका फोकस। तीसरी जो मैं आपको कह सकता हूं स्ट्रेटेजी में वो है स्टे पॉजिटिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, बीच में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जब आपके माइंड में कुछ नेगेटिविटी आने लग जाएगी, और जब ये नेगेटिविटी आती है ना तो ये सारी आपकी प्रिपरेशन पे पानी फेर देती है। तो उस टाइम पे भी आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ये सोचना है कि हाँ बिल्कुल आप जरूर कर सकते हैं। जो लोग एग्जाम निकालते हैं वो कोई अलग दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, इसी ग्रह से होते हैं। बस कुछ काबिलियत ऐसी होती है जो उनमें होती है और दूसरों में नहीं होती, और वो सिर्फ सिंपल स्टेप है जो सभी को पता है। हार्ड वर्क, फोकस, स्टे पॉजिटिव, और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, कभी भी आप डीमोटिवेटेड होने लग जाएं तो इस नोटिफिकेशन को दोबारा पढ़ लेना, क्या कुछ सैलरी पैकेज होगा, क्या कुछ लाइफ हो सकती है। तो आई होप कि आपके लिए काफी ज्यादा मोटिवेशनल होगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी मेरी यही है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करें टाइमली। एक चीज आपको मैं बता सकता हूं कि कोशिश करें कि हमारे 150 आपके क्वेश्चंस हैं, 100 + 50 हैं, तो ध्यान ये रखना है कि लगभग 60-40 का रेशियो आप टाइम के अकॉर्डिंग दें। ठीक है, यानी कि 60% टाइम अगर आप टेक्निकल को दे रहे हैं तो कोशिश करें कि 40% टाइम आप नॉन टेक को जरूर दें, क्योंकि जो आपका एक तरीके से कह लें कि डिफरेंस आएगा जब मेरिट बनेगी तो नॉन टेक की वजह से ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन काफी लोग कवर कर देते हैं, नॉन टेक में भी थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपको इस एग्जाम से को बीट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो थोड़ी सी इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आई होप आप काफी आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो आपको अगर आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं है तो अब इस आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं कुछ टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए डिस्कस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से यूजफुल हो सकते हैं।
तो हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या हैं ईसीई के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईडीसी। ठीक है, ईडीसी को तो आपको स्किप नहीं करना है, ये कोई भी एग्जाम हो ईडीसी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है सेमीकंडक्टर, बीजेटी, एफईटी, ये सब, जीनियर डायोड, ठीक है, उसी के साथ साथ ओपैम्प वगैरह, इन पोर्शंस को आप जरूर कवर करें ईडीसी में। दूसरा है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको करना क्या है, जितने भी अभी तक मैंने लेक्चर कराए हैं आई होप वो सभी आपके लिए यूजफुल होंगे। इसमें आपके क्या क्या पूछे जाते हैं, जैसे कि कोड कन्वर्जन आ जाएगा, मक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, काउंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, ए टू डी टू ए कन्वर्जन पर आ जाएंगे क्वेश्चन। तो ये आपको कवर करके चलने हैं। ठीक है, लेक्चर्स को आप मेरे फॉलो कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी काफी लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें आपका मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, एएम, ठीक है, उसी के साथ साथ एफएम और पीएम, पीसीएम, ये सब इन टॉपिक्स पर आप करके जाएं तो इनसे आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे इसी में आपका एसएसबी, डीएसबी, एससी, वीएसबी, ये सब आपके टॉपिक्स बनते हैं, इनको आप कवर करके जाएं, इनसे आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्पेशली एएम, एफएम, पीएम वगैरह पे न्यूमेरिकल्स भी कर लें तो वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। उसी तरीके से पीसीएम के भी न्यूमेरिकल्स को कवर करने की कोशिश करें। मैंने काफी इन पर भी लेक्चर्स बनाए हुए हैं, उनको भी आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है एंटीना एंड माइक्रोवेव। तो एंटीना से भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं और माइक्रोवेव से भी। माइक्रोवेव में आप सभी पढ़ लें, जैसे TWT, उसी के साथ साथ इसमें आप जो एमसीक्यूज पर मैंने एक वीडियो बनाई है उसको भी देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कुछ एमसीक्यूज आपको दे दूं, क्योंकि इससे कुछ गिने चुने टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को आप कवर कर लीजिए। एंटीना में टाइप्स ऑफ एंटीनास पढ़ लीजिए, उनकी डायरेक्टिविटी वगैरह, इस पर आपको क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका EMFT, फील्ड थ्योरी से। इसमें आप कोई पोर्शन करें ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमिशन लाइन जरूर कर लीजिए इसमें आप। ठीक है, लास्ट मतलब इससे कम पे आपका चारा नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन तो जरूर पढ़ना है आपको, इससे काफी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दूसरा है एक वेव गाइड्स, तो वेव गाइड्स को भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 2 टॉपिक इसमें से जरूर कीजिए। उसके बाद कंट्रोल इंजीनियरिंग। कंट्रोल इंजीनियरिंग काफी आसान है और अच्छे टॉपिक्स हैं, मैंने कवर किए हुए हैं, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कुछ लोग शायद बीटेक में नहीं पढ़ते हैं, कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एक है नेटवर्क्स। इन 2 टॉपिक्स को भी आप जरूर कवर करें, इनसे भी काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि सैटेलाइट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। लेयर से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, कौन कौन सी लेयर्स हैं, आयनोस्फेरिक, जो भी हैं आपकी। उसी के साथ साथ नेटवर्क्स में आपके TDM, FDM और आपके प्रोटोकॉल्स वगैरह, हेमिंग कोड्स वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है। जो भी बेल के पेपर हैं आप कोई भी उठा के देख ले, रैंडम टॉपिक में चूज करते हैं, कोई भी आपको श्योरली नहीं कह सकता कि क्या आपके क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये कुछ जो टॉपिक्स हैं मैं समझता हूं कि इससे आपके 70 to 80% क्वेश्चन आपको इनसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये टॉपिक्स होंगे, आप अपनी जो आपको बेहतर लगे आप उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप ये चीजें, जो ये लेक्चर मैंने आपको समझा है, ये आपको पता लगा होगा, आप इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए। और अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।